अस्सलाम वालेकुम। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हिना सलमान। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। जहाँ गर्मा गर्म ख़बरें आ रही हैं, डिप्लोमेटिक ख़बरें हैं, वहाँ मौसम भी कुछ गर्म हो गया है। और गर्म मौसम के साथ साथ ऐसा नहीं हो सकता जो सिन्फ़े नाज़ुक हैं हमारी ख़वातीन वो गर्मियों में तैयार ही ना हो। तो ये तो कहते हैं ना कि बिल्कुल बात गलत है कि जो ख़वातीन हैं वो खूबसूरत नज़र ना आए, वो अच्छी ना लगें, या वो अपने आप को अच्छा कैरी आउट ना करें। तो गर्मियों के मौसम में उन्होंने अपने आप को कैसे कैरी आउट करना है, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। और इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी ये है कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स थी और वो कितनी इंपॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए। उनके बगैर ऐसे है जैसे आँख मचोली है ना। आपस में कोई भी चीज़ जो है वो एक तरह से पर्सनालिटी को, पर्सोना को बढ़ा ही नहीं सकती जब तक मेकअप ना हो। मगर ख़वातीन के लिए खुशखबरी ये है कि जो मेकअप का सामान है वो इस बजट के बाद 2025 का जो वफाकी बजट आया है उसके बाद सस्ता कर दिया गया है। तो खुशी की लहर जो है वो तो दौड़ ही रही होगी ख़वातीन में, मगर उसके साथ साथ एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो हैं वो भी कम रेट्स के साथ अभी आपके व्हाट्सएप्स पे आ रहे हैं और वो अपने जो एड्स हैं वो फेसबुक पे दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें जो है मुतवाज़न तौर पर हमारे साथ हैं और दोनों चीज़ों को हमने कैसे कैरी आउट करना है, कैसे अच्छा लगना है। और अगर हम मेकअप की बात करते हैं तो बहुत से मसाइल होते हैं ख़वातीन को। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा जो मेकअप है वो गर्मियों में पिघल जाता है, पसीने के बाइस जो है वो बिल्कुल स्टे ऑन नहीं करता। उसके साथ साथ जो लिपस्टिक्स हैं वो ब्लीड हो जाती हैं और कंसीलर्स हैं उनका कलर समझ नहीं आता, अंडरटोन्स का इनको इशू होता है। और ये है कि मेकअप जो है वो सटल कैसे बनाना है, ग्लोई मेकअप इन है कि आउट है। और इसके साथ साथ जो है कि आपने किसी वेडिंग्स में जाना है, किसी तकरीबा पे जाना है, किसी बर्थडे पार्टीज में जाना है, तो आपने एक तो बजट को ख्याल कैसे रखना है। सैलून्स में अगर आप रुख करती हैं तो आपका बजट क्या होना चाहिए, और अगर आप खुद घर में मेकअप करती हैं तो आपको कैसे तैयार होना चाहिए। और बजटेड जो होता है ख़वातीन जो है जिनका इकोनॉमिकल बजट होता है खातून खाना का, तो वो बजट में रहकर मेकअप का कौन कौन सा सामान खरीदें, क्योंकि बेहतरीन ऑफर है इस वक्त, क्योंकि सामान जो है वो सस्ता हो गया है और दुकानदार जो है वो मज़ीद डिस्काउंट के साथ आपको ये सामान मुहैया कर सकते हैं। क्योंकि उनको पता है कि जो बजट में चीज़ सस्ती हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जहाँ डिस्काउंट्स अवेल होते हैं वहाँ जो है प्रोडक्ट्स भी वो भी अच्छी भी आ जाएंगी और मेयारी भी आ जाएंगी, उसके साथ साथ सस्ती भी आ जाएंगी। तो मेकअप के हवाले से हमने सोचा कि हम आज मेकअप एक्सपर्ट को बुलाएं और मेकअप एक्सपर्ट आपको एडवाइस दें कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स खरीदनी है, बकेट लिस्ट में डालनी है, और अपने आप को, अपनी ग्रूमिंग को, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग को जो आपने इवेंट्स अटेंड करने हैं उसमें कौन सा मेकअप करके आपने इवेंट्स में जाना है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन एंड ओनली वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, वेरी रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट विकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना? बिल्कुल ठीक ठाक। और सब देखने वालों को भी बहुत सारा सलाम। और सुबह सुबह की मॉर्निंग में आपने कहा कि आ जाएं ज़रा हमारे देखने वालों को कुछ ना कुछ हम गाइड करें कि किस तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी पहले किए हैं, बताया भी है कि अपने अंडरटोन्स को कैसे हाइड करना है, अपने जो ब्लेमिशेस हैं, दाग जो धब्बे होते हैं उनको कैसे छुपाना है, क्योंकि कहते हैं कि मेकअप इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ वुमन। तो मेकअप के बगैर खातून खाना जो है हमारी अधूरी हैं। देखें, होता ये है कि जब हमारी स्किन सबसे हेल्दी होगी, सबसे पहला जो हमने फोकस करना है हमारी स्किन का करना है। आपको पता है कि मेकअप जो है वो रूटीन में एक हिस्सा बन चुका है, जैसे हमारा खाना होता है, मेकअप भी हमें दिन में ऐसे ही चाहिए था। ख़वातीन जो आउटगोइंग होती हैं, जो जॉब्स कर रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं टीनेजर जो बगैर फाउंडेशन, बगैर कंसीलर जो है वो नहीं जाती हैं। उनको यही होता है कि स्किन जो है हमारी प्रेप रहे, हमारी स्किन जो है वो खूबसूरत नजर आए, हेल्दी नजर आए। सबसे पहले करना क्या होता है कि स्किन को जो है वो आपने अपनी हेल्दी बनाना है। कैसे बनाना है कि बहुत सारे लोगों को ऑयल रिड्यूसिंग का इस गर्मियों में इशू आ जाता है, बहुत सारे लोगों को डिहाइड्रेशन का मसला आ जाता है। तो हमने करना क्या होता है, सबसे पहले जो है अपनी स्किन के ऊपर जाना है कि स्किन के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट यूज की जाए कि जिससे हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहे। उसके बाद अगर कॉस्मेटिक की बात की जाए, कॉस्मेटिक जो है वो हमने ब्रांडेड की तरफ अगर जाएंगे तो उसकी लास्टिंग ज्यादा होगी, वो स्किन के लिए हेल्दी होगी। लेकिन अगर हम नॉर्मल और चीप प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं करते, उनकी कोशिश होती है कम बजट में हमें जो है वो अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए, तो उसका सिलेक्शन भी वो कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, सबसे पहले कि आप अपने फेस पे यूज क्या कर रही हैं, आपका कॉम्बिनेशन क्या है फेस का, आप कौन से कलर टोन्स यूज कर रही हैं, ये सबसे पहली मेन चीज होती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से दिखाना है। अच्छा विकी, सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल हर खातून का होता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम कौन सी बेस लगाएं, कौन सा कलर जो है वो चूज करें, क्योंकि इतनी मार्केट में वेरिएशन है, इतने कलर्स हैं, तो कैसे पता लगेगा कि ये कलर आपके लिए है? देखें है ना,
ना मेकअप की जो रेंज है वो बहुत बढ़ती जा रही है। शुरू टाइम में होता था एक फेस पाउडर होता था, ब्लश ऑन होता था, लिपस्टिक होती थी, लेकिन अब कंसीलर भी आ गया है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए भी हमें चाहिए, हमें प्राइमर चाहिए, हमें फिक्सर चाहिए, उसके बाद हमें फाउंडेशन जो है वो कौन से चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज जो आप अगर टेस्ट करना चाहती हैं तो आप अपने हाथ पे यहाँ पे जो भी आपने फाउंडेशन लेना है, आपने अपनी कलाई पे जो है वो आपने चेक करना है, या अपनी नेक के ऊपर आप चेक कर सकती हैं मिरर के सामने कि क्या ये मेरे फेस पे जाएगा या नहीं। कलर टोन, लेकिन समटाइम कुछ लोगों की इतनी क्रिटिकल स्किन होती है कि वो डबल टोन स्किन होती है। जो लोग अपनी स्किन को केयर नहीं करते उनको सबसे पहले हम हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप किसी भी अच्छे एस्थेटिक पे जाएं, कोई अच्छा फेशियल लें, आप अपनी होम केयर के अंदर जो है आप अपना कोई अच्छा क्लेंजर यूज करें, अच्छा फेस फ्रेशनर यूज करें। उसके बाद जो है अगर आप मेकअप लॉक चाहती हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो मेकअप लॉक के लिए मेकअप लॉक स्प्रे आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, फिक्सर स्प्रे जिसे कहते हैं हम, वो कर सकते हैं। कलर टोन बनाने के लिए आप दो टोन को मिक्स करके एक नेचुरल टोन अपनी स्किन का बना सकते हैं। दो फाउंडेशंस को मिक्स करके आप एक बनाएंगे, आप एक बनाएंगे। उसके बाद जब आप कॉम्पैक्ट पाउडर जो यूज करेंगे वो आपने किस कलर का करना है, वो भी आपने अपने टोन से एक टोन लिफ्ट करना है, क्योंकि आफ्टर आपको पता है कि गर्मी के सीजन के अंदर ऑयल रिड्यूस होता है, पोल्यूशन होता है, धूप होती है, बाहर आउटगोइंग जाना पड़ता है, तो आपका जो एक टोन है वो डल होता है। हमेशा कोशिश करें अपने टोन से एक टोन अप लें आप, अगर आपकी स्किन नीट है। लेकिन अगर आप लोगों की स्किन जो है वो डबल टोन है तो आपने दो फाउंडेशन के साथ कंसीलर भी आपने यूज करना। दो फाउंडेशन के साथ अगर आपका करेक्ट टोन नहीं बन रहा तो आपने उस टोन को जो है खुद बनाना है। वो आप अपनी महारत से बनाएं, या कोई भी आपके पास ब्यूटिशियन है उससे आप थोड़ी हेल्प ले लें, वो आपको गाइड करेंगे, या जहां से आप कॉस्मेटिक परचेज करते हैं वहां से भी। एक और बात यह है कि जो कुछ लोगों के फाउंडेशंस जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि फाउंडेशन जो है वो स्टे नहीं करता। गर्मी का आलम आप देखें, टेम्परेचर जो है 45-46 स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एंड फील्स लाइक वेरी मच, तो स्वेटी है आपकी स्किन, तो फाउंडेशन को स्टे कैसे कराना है, और दूसरी बात है जो ग्रे कलर आ जाता है उसको कैसे रिड्यूस करना है। देखिए ग्रे कलर का जो इशू सबसे बड़ा है, आज मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो खवातीन अपने टोन से उल्टा टोन या कोई भी एग्जिट जो चीज आप लगाती हैं, जैसे कि आपका फेस अगर फेयर कलर है या डार्क कलर है, सॉरी डार्क के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मोस्टली फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोगों की बेस जो होती है वो बहुत ज्यादा ग्रे पे नहीं जाती, लेकिन जो मीडियम टोन्स होते हैं, जो अंडर टोन्स होते हैं, विटिश कलर्स होते हैं, उन टोन के ऊपर अगर आप व्हाइट लगाएंगे, आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के ऊपर अगर आप व्हाइट लगाएंगे तो उसका टोन जो है वो ग्रे की तरफ जाएगा। तो कोशिश करें जब भी कलर करेक्शन करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो आपने फाउंडेशन यूज करना है। मैंने फिर वही बात करूंगा कि दो टोन मिलकर समटाइम होता है कि आपको एक चीज नहीं समझ आ रही होती कि मेरा डायरेक्ट टोन के साथ जो है मेरे फेस पे ये फाउंडेशन जाएगा। तो कोशिश करें दो टोन, एक डल टोन एक व्हाइट टोन को मिक्स करेंगे तो आपका नेचुरल टोन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप उससे अपने फेस को अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आपके ओपन पोर्स या ऑयल का मसला है तो आप सबसे पहले स्किन को जो है वो डिहाइड्रेशन का अगर आपको इश्यू है तो आप उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद जो है मेकअप का बेस अप्लाई करें। लोगों के डार्क सर्कल्स होते हैं और वो भी हाइड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसमें भी बेस नहीं ठहरती। तो आप क्या समझते हैं, क्या एडवाइस देते हैं जो खवातीन हमें देख रही हैं कि अंडरटोन्स के अंदर जाकर, या आपको मेजर कोई एक कंसीलर चाहिए या कोई मेजर फाउंडेशन चाहिए, आपने अपने ब्लेमिशेस और अपने डार्क सर्कल्स कैसे कवर करने हैं? देखिए डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जो है अपना स्ट्रेस जो है उससे आप रिलीफ लें। आप फिर उसके बाद क्या होगा कि आप अपने अगर डार्क सर्कल्स के लिए आप कोई टैबलेट्स यूज़ करते हैं, कोई मॉइस्चराइजर, कोई क्रीम्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर से आप वो कंसल्ट करें। आप कोशिश करें कि आपके जो डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हैं तो आप उसको लाइट की तरफ लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर मेकअप के अंदर बात की जाए तो आप लोग जो है कंसीलर्स वगैरह जो है उनका यूज करें। बेस्ट कंसीलर जो है वो आपके जितने भी डार्क सर्कल्स होंगे उसको कवर अप करेगा। लेकिन अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप कोई भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक जो है उससे आप अपना कंसील करके उसके ऊपर अपना फाउंडेशन लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए ब्यूटी टिप भी है। अच्छा। तो आप जो है ऑरेंज कलर या रेड कलर की जो है वो आप हल्का सा शेड लेके आपकी आईज के नीचे जितना भी डार्क सर्कल है उसको कवर अप करें। उसके ऊपर आप अपना अगर कंसीलर नहीं है फिर आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करेंगी तो आपका जो ये एरिया है ये ग्रे नहीं होगा, ना ही यहाँ पे लाइंस आएंगी। तो ये एक बिल्कुल फिक्स फाउंडेशन जो आपके कलर कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है वो आप सिर्फ ऑरेंज कलर ही आपने यूज करना है। यस एग्जैक्टली, ऑरेंज कलर जो है वो आपने यूज करना है। आपने देखा होगा शायद ही ना आपको आइडिया हो कि चाइनीज के नाम से एक स्टिक आती है, एक चाइनीज स्टिक आती है, उसका कलर ही येलोइश होता है। तो वो क्यों करते हैं? वो सिर्फ हम इस वजह से करते हैं कि डार्क सर्कल्स जो हमारे एक्नी के मार्क होते हैं उनको कवर अप करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि
अक्सर देखा है कि खवातीन की लिपस्टिक ब्लीड कर जाती है exactly. या फैल जाती है, वो कहती है स्टे नहीं करती, गर्मी बहुत है, और इस पर अगर ग्लॉस लगा लें तो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं, लिप्स पाउट बनाने की कोशिश की जाती है। exactly. उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, अब जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करें या बहुत ज्यादा आप सादे पानी से आप स्किन को फ्रेश करें। थोड़ा सा आइस के अंदर फेस ठंडे पानी में आप रखें, उसके बाद आप मेकअप करेंगी तो आपकी स्किन का जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और पोर्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे। मेन इशू आता है जो पोर्स का आता है। अच्छा, उसके बाद जब हम बात करें कि हमारा जो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है उसके लिए और लिपस्टिक के लिए हम बात करेंगे, सबसे बेस्ट जो है वो है सीलर। लिपस्टिक का एक सीलर के नाम से एक लिक्विड आता है, अगर आप वो यूज कर लें, या मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप मैट लिपस्टिक को जो है वो ज्यादा प्रेफर करें, या आउटलाइंस जो होती हैं आप उनको लगाएं, वो आपकी कभी भी स्प्लिट आउट नहीं होगी, वो फैलेगी नहीं। तो कोशिश करें अगर आप लिपस्टिक ही लगाएंगी तो उसके ऊपर सीलर मिलता है लिपस्टिक का, आपने सीलर का एक कोट लगा लेना है, आपकी लिपस्टिक जो है वो फैलेगी नहीं। अच्छा विकी, दूसरी बात यह है कि मार्केट में बहुत से किस्म के सीरम्स अवेलेबल हैं, कोई एक्नी सीरम है, कोई 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, हेलोनोरिक एज सीरम्स हैं, उसके बाद विटामिन सीरम्स हैं। तो खवातीन को ये भी बहुत मसाइल है, जो दुकानदार कहता है कि बाजी ये सीरम ले लो, वो ले आती हैं। सीरम्स कब इस्तेमाल करने चाहिए, क्या केयर होती है, क्योंकि ये स्किन केयर का बहुत अहम हिस्सा है। एग्जैक्टली देखिए, बात आती है प्रॉब्लम जो आपकी स्किन को है। देखिए, मैं कहता हूं कि आप अकॉर्डिंग टू वेदर सीरम्स यूज करें। अगर आपको लगता है कि सर्दियां हैं तो विटामिन ई को ज्यादा जोर दे दें। अच्छा। अगर आपको लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा तो विटामिन सी ड्रिंक्स में भी लें, आप लोग, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, स्किन को फ्रेश दिखाएगा। आप अगर कॉस्मेटिक में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अगर मॉइस्चराइजर्स ले रहे हैं तो विटामिन सी इफेक्ट के साथ जो है वो आप अपने फेस की केयर करें, क्योंकि विटामिन सी आपको पता है कि वो ऑयल को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को जो है वो ज्यादा डल नहीं होने देता, वो फ्रेशनेस लेके आता है। तो कोशिश करें अगर आप मॉइस्चराइजर या सीरम्स के ऊपर जाती हैं तो विटामिन सी हाईली रिकमेंडेशन के ऊपर है। हेलुरोनिक सीरम की बात अगर की जाए तो हेलुरोनिक जो है वो आपके डबल टोन स्किन को, आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है। अच्छा। वो आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है। हेलुरोनिक इज अ डिफरेंट पर्पस, बट द रेगुलर बेस पे अगर आपने यूज करना है हेलुरोनिक, आप रोज नहीं यूज कर सकते। हाँ, अगर उसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत मिनिमाइज है, 2%, 3%, 5% मिनिमम, लो कंसंट्रेशन में जितना भी लो है, तो आप उसको हेलुरोनिक को यूज करें, बट वो भी अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के आप रिकमेंडेशन के साथ अगर आप करेंगे तो विच इज गुड फॉर यू। ओके, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट समर ग्लो क्या होता है, समर ग्लोई मेकअप क्या होता है, ड्यूई मेकअप क्या होता है, मैट मेकअप क्या होता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि खवातीन जब जाती हैं, रुख करती हैं पार्लर्स का, कोई बड़ा इवेंट आ रहा है तो उनको कहते हैं जी ये हमारे पैकेजेस हैं, ये ड्यूई मेकअप है ये इतने का है, ये ग्लोई मेकअप है ये इतने का है, ये मैट है ये इतने का है, और ये बिल्कुल नेचुरल ग्लो है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, कैसे डिफरेंशिएट करें और क्या मार्केट में प्राइस चल रही है। एग्जैक्टली देखें हिना, आपको पता है जैसे ही सर्दियां में मौसम चेंज होता है तो ट्रेंडिंग के ऊपर चीज चल रही होती है। ग्लोई मेकअप बहुत ट्रेंड में इन था, लेकिन आप ये देखें कि अगर वही प्रोडक्ट हम जो ग्लो को एनहांस करती हैं सर्दियों में, जिसमें मॉइस्चराइज बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड बेसिस होती हैं, जिसमें विटामिन सीरम्स होते हैं, अगर वही बेसिस हम गर्मी में, इतनी तपती गर्मी में अगर हम करेंगे, हमारी स्किन से जो ऑयल रिड्यूस होगा और जो प्रोडक्ट के अंदर जो हमारी मॉइस्चराइज होगा, दोनों मिलके बिल्कुल मेकअप को क्या करेंगे, फॉल डाउन कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपने कोशिश करना है मैट मेकअप के ऊपर अगर जाती है, मैट प्रोडक्ट यूज करें आप, इसके ऊपर कोई भी ऑयली चीज ना यूज करें, लिक्विड फाउंडेशन ना यूज करें, आप कोशिश करें स्टिक्स की तरफ चले जाएं, हाई कवरेज की तरफ चले जाएं, एचडी बेसिस का यूज करें आप, जो आपकी मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग दें। और अगर आप बात करती हैं ग्लॉसी मेकअप की, शिमरी मेकअप की, तो आप टेराकोटा यूज करें उसमें, क्योंकि आपने अगर मैट मेकअप किया, अगर आप फिर भी ग्लॉसी लुक चाह रही हैं तो थोड़ा सा टेराकोटा हाईलाइटर यूज कर सकती हैं आप, जिससे आपकी स्किन जो है वो शाइनी इफेक्ट देगी, ग्लोई लुक देगी। और एक और बड़ा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि खवातीन को ये होता है कि गोरा नजर आए, भाई हम गोरा नजर आए। मतलब कि गोरा नजर आना जरूरी है कि नेचुरल नजर आना जरूरी है, कि गोरा ही मेकअप होता है कि आप नेचुरल टोन में भी अपना मेकअप अप कर सकते हो। देखिए बात वही आगे क्रीम्स फॉर्मूलाज की अगर बात की जाए तो लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आपने देखा है कि उनका फेस कलर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है उनके ऑल ओवर बॉडी के साथ, हाथों के साथ, पैरों के साथ, उनके इवन कान भी जो होते हैं वो समटाइम मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि फोकस होता है उनका क्रीम्स के ऊपर। कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को हेल्दी करें, आप ड्रिंक्स, मशरूबात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, डिटॉक्स जो वाटर्स है उसको आप बहुत ज्यादा अपनी रूटीन के अंदर लेके आएं, लेमन का इस्तेमाल बढ़ा दें, आप नींबू पानी जितना पी सकती हैं पिएं, आपके पास कोकम्बर है, कोकम्बर का आप जो पेस्ट है वो फेस पे लगाएं,
आप नेचुरल पहले स्किन को अपनी फ्रेश करें। अगर आप जाएंगे इस तरफ के, अगर आप इंजेक्शंस की तरफ जाती हैं इस चीज़ में, ये डिफरेंट पर्पस आ जाता है। फिर वही बात आ जाती है कि स्किन केयर वाला ही बंदा जानेगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं स्किन के, वही आपको सही रिकमेंडेशन करेंगे कि दीज प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर यू और नॉट। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच विकी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स दी आपने और बताया है कि कौन सा मेकअप किस सीज़न के लिए होता है, आपने अपनी लुक को कैसे बरकरार रखना है, किस इवेंट में आपने कैसे लगना है, और सबसे ज़रूरी है कि अपनी बेसिस को आप प्लीज़ अपने कंसीलर्स को देख के ख़रीदें, क्योंकि इससे पैसे वेस्ट होंगे। और मेकअप का सामान बिल्कुल सस्ता हो रहा है, मगर इसका मतलब नहीं कि सारे पैसे जो आप मेकअप के सामान में लगा दें, मगर इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल द वुमेन्स आउट देयर। छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़ोर शोर से बढ़ रही है और ऐसा हो ही नहीं रहा कि गर्मी में कुछ कमी आ जाए। एयर कंडीशंस पंखे जो हैं वो कम काम करना कभी छोड़ देते हैं और कभी बहुत ज़्यादा करते हैं, और जिसके साथ भारी भरकम जो बिल है वो हमें देने पड़ रहे हैं और सामना भी करना पड़ रहा है। मगर गर्मी को क्योर करने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि नेचुरल प्रोसेस क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आगे जाया जा रहा था, मगर इस ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को, इस क्लाइमेटिक चेंजेस जो आ रहे हैं, इसको कर्व कैसे किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स है हमारी माहौलियाती फ्रेंडली जो है, हमारे जो फ्रेंडली माहौल को मज़ीद दोस्त बनाने के लिए जो प्लांटर्स होते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे कहते हैं ना खेत खलियान है, हमारे दरख्त है, हमारी शजरकारी है और हमारे जो है गार्डनिंग है, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है इस क्लाइमेट को बरकरार रखने में। हमेशा से कहा जाता है कि बड़े बड़े दरख्तों के नीचे बैठा जाए, ठंडा साया जो होता है वो दरख्तों के नीचे आता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन का बेहतरीन जरिया है कि दरख्त के नीचे बैठकर छोटी सी पिकनिक मनाई जाए। तो ये दरख्त साजी जो है, शजरकारी जो है या बागबानी जो है, ये महदूद रह गई है। लोग जो है इसकी तरफ रुख नहीं करते। जहाँ AI का दौर है, जहाँ जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, लोग इससे दूर हो गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको बताएं कि घर में गार्डन्स कैसे उगा सकते हैं, घर में वर्टिकल गार्डन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, रूफ गार्डन्स जो है वो कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किचन गार्डनिंग जो है वो कितनी ज़रूरी है। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो घर में रखने चाहिए, कौन से ऐसे प्लांटर्स हैं जो घर में आपको अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना कि एंटिसिपेट कर सकते हैं और कहते हैं बैक्टीरिया फ्री भी कर सकते हैं। ये भी प्लांट्स हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना आज एक बहुत बड़े जो हमारे बागबानी का शौक रखते हैं, कंसल्टेंट भी हैं और गार्डनर ट्रेनर उनको कहते हैं, वो हमारे अपने शो का हिस्सा बनाए। तो मैं वेलकम करती हूँ जावेद इकबाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर इट्स अ प्लेजर। इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, गार्डन ट्रेनिंग। तो गार्डन ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे क्रिएट किया और आपने क्यों क्रिएट किया? अच्छा, पहली बात तो जिस तरह आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो प्लांट्स हैं ना, ये दिस इज़ द चीपेस्ट सोर्स, सबसे सस्ता ज़रिया है हमारी गर्मी को कम करने का, और हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो दरख्त हैं ये अर्थ का लंग्स हैं। जिस तरह हमारे लंग्स अगर ख़राब हो जाएं, इसका मतलब लंग्स का मतलब ये है कि ये एयर को प्योरीफाई भी करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए वो देते हैं, और जो चीज़ हम निकालते हैं उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर दरख्त ना हो तो शायद इतना बड़ा डिज़ास्टर हो कि हम सोच नहीं सकते। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट ये है कि बागबानी, अच्छा कुछ वीडियोस में, कुछ सोशल मीडिया पे इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, या आहिस्ता आहिस्ता हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं कि एकदम से वो बीज उल्टाते हैं टब के अंदर और अगले दिन फूल निकल आते हैं। इस तरह की वीडियोस मेरे साथ भी लोग शेयर करते रहते हैं। अच्छा, जब वैसा रिजल्ट नहीं होता, एक आजकल और बड़ा स्कैम चल रहा है कि जी ये बीज आप बेल के ख़रीदें गुलाब की और अगले साल आप फूल देखें। अब वैसा नहीं होता। लोग मेरे से पूछते हैं, बिकॉज आई एम कनेक्टेड, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ अपने यूट्यूब चैनल से भी, तो उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गार्डनिंग इज़ अ नेचर। हमने नेचर से सीखना है कि बीज लगाएंगे मट्टी में, उसको हम पानी देंगे, वो उगेगा, इट विल टेक टाइम। और हमें थोड़ा सा फोकस ये करना है कि बीज को हमने जब ग्रो करना है तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पानी मुनासिब उसको देना है, उसको धूप लगनी चाहिए या साया देना चाहिए। देखें, अभी गूगल का दौर है, आप AI का दौर, आप AI से डायरेक्टली पूछें ना कि जी ये पौधा है, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तस्वीर उसको शेयर करें तो वो आपको पूरा प्रोफाइल बता देगा कि आपने इसको साए में रखना है, ये इनडोर है या आउटडोर है। कहने का ये मेरा मतलब है कि गार्डनिंग बहुत आसान है,
और हमें इसको आसान ही लेके चलना मगर हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बनती जा रही है, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि ये बहुत आसान चीज़ है, नेचर से आसान चीज़ हो ही नहीं सकती। अच्छा, दरख्त के साया जो होता था बहुत एक हमारी लोक स्टोरीज में भी आया है, फोक लोक स्टोरीज में होता था कि दरख्त के साए के नीचे बैठो, लोग सो जाते थे। और मगर अब जो है अर्बनाइजेशन हुई है, दरख्त लाखों की तादाद में दरख्त कट जाते हैं, वहाँ सोसाइटी बन जाती है। कितना बड़ा जुर्म है ये, बहुत बड़ा जुर्म है। देखें, आपने सोसाइटी बनानी है, आप ज़रूर बनाएं, लेकिन उसके एवज में आप उतने दरख्त लगाएं भी। आप लंग्स को क्यों ख़राब कर रहे हैं, अर्थ के लंग्स को? आप उसका नेमल बदल दें। मियावाकी का कॉन्सेप्ट हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, ये कितना अच्छा अर्बन फॉरेस्ट का ये कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सपेंड होना चाहिए। 2-3 साल पहले ये ट्रेंड चला, उसके बाद खामोशी हो गई, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर हमारे फ्यूचर डिपेंड करते हैं, ये चलने चाहिए। बिल्कुल सर ऐसा ही है, बिल्कुल सर ऐसा ही है। ये मुझे बताइएगा कि हमने थोड़ा सा बताया कि गार्डनिंग के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। रूफ टॉप गार्डनिंग होती है, वर्टिकल गार्डनिंग है, इसके अलावा किचन गार्डनिंग है। जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो कैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, जो लोग बड़े घरों में रहते हैं उनके पास तो ज़मीन है, मगर लोग छोटे छोटे घरों में कौन कौन से प्लांट्स रख सकते हैं और गार्डनिंग कौन सी उनके लिए आप रिकमेंड करते हैं? अच्छा, गार्डनिंग का हरगिज़ मतलब नहीं है कि यू शुड हैव अ बिग लॉन, आपका एक बहुत बड़ा लॉन हो, घर के अंदर गार्डन हो, आपका 10 मरले का पूरा लॉन हो और आपका 1 कनाल का घर हो। नहीं, आप 2 मरले के घर में भी रहते हैं ना। अब इस एक प्लांट को अपने बेड साइड टेबल पर रखने में क्या मसला है? आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। ये छोटे से प्लांट्स हैं, ये सिर्फ इतने ही चाहते हैं। ये देखें, ये सिर्फ पानी में ग्रो कर रहा है, इतनी सी इसको मिट्टी चाहिए। सर, ये प्लांट कौन सा प्लांट? ये स्नेक प्लांट है, जिसको वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स कहते हैं। स्नेक प्लांट। इसको स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं कि इट लुक्स लाइक स्नेक, इसकी जो टेक्सचर है वो स्नेक सा बना हुआ है, बिल्कुल। हाँ, या इसका टेक्सचर है वो स्नेक की तरह। अब ये देखें, ये सिर्फ पानी में ग्रो कर रहा है। अच्छा, जब आप एक पौधा, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, डोंट गो फॉर अ बिगर लॉन और गार्डन। एक पौधा खरीदें किसी भी नर्सरी से जाते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ दिन बाद मर जाएगा, एक और ले लें, कुछ नहीं होता। आप एक पौधा जब घर पे लेकर आते हैं और उसको अपने ऑफिस में या बेड साइड टेबल पे रख लेते हैं, बेसिकली यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद नेचर। आप उसको ग्रो करते देखते हैं। बेसिकली पौधा ग्रो नहीं करता, आप भी उसके साथ ग्रो कर रहे होते हैं, आपके ख्यालात भी ग्रो कर रहे होते हैं, रिफाइन हो रहे होते हैं। जिस तरह ये आपकी एयर को प्योरीफाई करता है, ये आपकी सोच को भी प्योरीफाई करता है। आपका जो वक्त पौधे के साथ गुजरेगा, यकीन जाने वो बेस्ट टाइम है। अच्छा, आपको नेचुरल जो है वो, एक पौधा लें और आप उसको घर में रख लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 1 हफ्ते के बाद ये 2 हो जाएंगे और ये 10 भी हो जाएंगे और ये 20 भी हो जाएंगे। आहिस्ता आपका दिल चाहेगा कि आप इसको वर्टिकल गार्डन भी आप खुद बना दें। वर्टिकल गार्डन भी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। आप किसी भी पौधे को, किसी भी हैंगिंग प्लांट जो दीवार के साथ हैंग हो जाता है उसके साथ हैंग कर दें, दैट इज अ वर्टिकल गार्डन। कि ऊपर नीचे आपने पौधे लगा दिए। तो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल कि आप इसको वर्टिकल गार्डन को भी कहें जी मैं वर्टिकल गार्डन बना सकता हूँ। इसके लिए कोई बहुत बड़ी गैजेटरी नहीं चाहिए, कुछ साइंस नहीं चाहिए। आप 4 प्लांट्स लें, जो ऐसे पॉट लें जो दीवार के साथ हैंग हो जाते हैं, उनमें आप चाहे धनिया लगा दें, पालक लगा दें, स्नेक प्लांट लगा दें, कोई भी पौधा लगा दें। ये आपका वर्टिकल गार्डन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है। और किचन गार्डन? अच्छा, किचन गार्डन हर वो चीज जो आप उगा के खा सकते हैं किचन के अंदर, दैट इज किचन गार्डन। स्टार्टिंग फ्रॉम धनिया, ये देखिए किचन गार्डन स्टार्ट करना है ना, ये पालक के बीज हैं, ये धनिया के बीज हैं। और अगर आप ये एक पैकेट आपको लेट से 100 रुपए का या 150 रुपए का मिलता है और आज आप लगाएंगे तो 30 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट करके अपनी हांडी में डालेंगे। और आप यकीन जाने कि जो ये धनिया होगा, इसका टेस्ट, इसका ऑर्गेनिक होना वो अपनी जगह, लेकिन वो जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी ना कि मैंने खुद ग्रो किया था और खुद मैंने ग्रो करके काट के खुद लगाया, मैंने खाया है। इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे भी नहीं होगा? कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करना ही नहीं चाहिए। किचन गार्डनर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने घर में पौधे ग्रो करके उसके ऊपर पेस्टिसाइड या जहर स्प्रे करना है तो इससे बेहतर आप बाजार से ला के धो के खा लें। उस पर ऑलरेडी पेस्टिसाइड स्प्रे की होती है, अगर आपकी ये ख्वाहिश है तो घर में जब ग्रो करें, कीड़े खा जाएं तो खा जाएं, लेकिन आपने जहर स्प्रे नहीं करना। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कौन से पौधे जो हैं वो गर्मियों में हम लगा भी सकते हैं, घर के अंदर इंडोर रख सकते हैं, और कौन से बीज जो हैं वो गर्मियों में हम लोग बीज कर सकते हैं? ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब्जियां लगाने के 2 मौसम हैं, एक मौसम गर्मा की सब्जियां और एक मौसम सरमा की सब्जियां। मौसम गर्मा की सब्जियां उस वक्त लगती हैं जब मौसम सरमा एंड हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है। दैट मीन्स कि हम इसको अगस्त सितंबर में लगाते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको फरवरी मार्च में लगाते हैं मौसम गर्मा की सब्जियां।
अब इस वक्त शदीद गर्मी है, इस वक्त लाहौर का कल का टेम्परेचर 49 था, आपको पता है, और शदीद गर्मी है। जिस तरह हम कंफर्टेबल फील नहीं करते ना, बीज भी ग्रो करने के बाद मर जाते हैं, ग्रो ज़रूर कर जाते हैं, लेकिन जो आइडियल टेम्परेचर आप जहन में रखें कि इन बिटवीन 15 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बीज की जर्मिनेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर है। अब इससे हम थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं तो 30-32 जब टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स कि अभी हमें मिलेगा जाके अगस्त के एंड पे या सितंबर में। तो अब मौसम सरमा की सब्जियां लगेंगी जिसमें गाजर, मूली, शलजम, ये एक लंबी रेंज है और ये आसान गार्डनिंग होती है। किचन गार्डनिंग अगर किसी ने शुरू करनी है तो ही शुड स्टार्ट विद विंटर वेजिटेबल्स, जो कि अभी लगेंगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लगती रहती है। तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें धनिया शामिल है, पालक शामिल है, मेथी है, पालक है, ये मूली, गाजर, ब्रोकली है, ये सारी चीज़ें आप घर में लगा सकते हैं। अच्छा, और ऐसे कौन सी सब्जियां हैं या बीज हैं जिनको आप कर सकते हैं, गार्डन्स का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि सारा साल चलें? जैसे सलाद के पत्ते हो गए, आई थिंक सलाद का पत्ता भी सर्दियों में चलता है, गर्मियों में चल जाता है, लेकिन उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। अच्छा। आप उसको एज ए वो जो डिकोर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने वाला नहीं होता। अच्छा, इसको ठंड चाहिए, इसको बेसिकली चिलिंग क्लाइमेट चाहिए ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो, वैसे चल जाता है। ठीक है, गार्निशिंग में यूज़ हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि हम लोग मवाकी फॉरेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, जो मवाकी फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इनिशियली शुरू हुआ, जो अब नज़र नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट क्या है? जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो इस पे कहते हैं गहरी नज़र रखते हैं कि गार्डनिंग होनी चाहिए, उनके लिए कॉन्सेप्ट हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं? अच्छा, मियावाकी एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है। जापान में चूँकि लैंड लॉक्ड है और थोड़ी जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी तरह ज़राई मुल्क नहीं है, तो उन्होंने ये फील किया, देखें दुनिया में एक सेट स्टैंडर्ड है कि आप किसी भी कंट्री का जो 33% है ना, वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। अब हमारा अनलकीली पाकिस्तान का कोई 4.7 या 5% कह लें, जो कि डेंजरसली कम है, हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। दुनिया में 12% से नीचे अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है उस एरिया को जहाँ पर फॉरेस्ट कवर कम हो। फॉरेस्ट कवर का मतलब ये होता है कि कितना, लेट से आपकी 100 स्क्वायर मीटर जगह है तो उसमें से 33 स्क्वायर मीटर जो है वो ग्रीन फॉरेस्ट होना चाहिए, तब जाके हमारी ऑक्सीजन भी पूरी होती है, हमारी एयर भी प्योरीफाई होती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो अर्बन एरियाज़ हैं उसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि लोग कॉलोनीज बनाने के लिए, सोसाइटीज़ बनाने के लिए दरख्त काटते हैं, तो काटते हैं तो ठीक है, उसका अल्टरनेट ये है, मियावाकी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, उसमें मुख्तलिफ मल्टी वैराइटीज़ के प्लांट्स इकट्ठे लगा देते हैं अनकन्वेंशनल तरीके से, वो एक दूसरे के साथ अपवर्ड ग्रो करते हैं। वर्टिकल उसकी ग्रोथ होती है, हॉरिजॉन्टली वो ग्रो नहीं करते। एक पौधे की नेचुरल कैनोपी होती है, लेट्स से आप जामुन का पौधा लगाएं और अकेला है तो उसका एक फैलाव होगा, ऊपर जाके कैनोपी बनेगी, लेकिन जब आपको मियावाकी के अंदर उसको लगाते हैं तो वो नैरो होगा, उसकी स्टेम छोटी होगी, उसके साथ और प्लांट्स होंगे, तो वो उतना साइडों पे ग्रो नहीं कर सकेगा, अपनी नेचुरल ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है, जब बहुत सारे एक जगह पे दरख्त लगे होते हैं, उसके अंदर बर्ड्स आएंगे, उसके अंदर बीज आएंगी, आपका इकोसिस्टम जो है वो बेहतर होगा। तो ये आप एक मरले से भी कर सकते हैं, आधे मरले से भी कर सकते हैं, आप एक कनाल का भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे एक और सवाल पूछना है कि छतों पर कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं जिससे गर्मी की शिद्दत कम हो सके? अच्छा, कोई भी पौधा होगा वो गर्मी की शिद्दत कम करेगा। अगर आपने छत पे कुछ लगाना ही है तो इट शुड बी अ किचन गार्डन। इट शुड बी अ किचन गार्डन, ओके, ताकि आपको कुछ उसका रिवार्ड भी मिले। जब आपको उसका कोई फायदा होगा, इकोनॉमिकली भी फायदा होगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा उसमें, किचन गार्डन, बजाय इसके कि आप वैसे पौधे लेके रख दें और 10 दिन ऊपर पानी देने ना जाएं, नेचुरली आपको उसका फायदा नहीं होगा। तो आप किचन गार्डन बनाएं। रूफ टॉप अर्बन एरियाज में किचन गार्डन, जो रूफ टॉप किचन गार्डनिंग है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको कहता हूँ कि 2 मरले का अगर आपका घर है और आपको छत अवेलेबल है, आपने सोलर नहीं लगाया हुआ, तो आप अपने उस 2 मरले के घर में रहने वाले अफराद अपनी छत से अपनी सब्जियां ग्रो करके खा सकते हैं। 80% तक आप अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब कि आप अपने किचन का जो सारा जो आप हम लोग बाहर से लेकर आते हैं वो अपने घर में ग्रो करते हैं। आप सारी चीज़ें ना लगाएं, देखिए धनिया लगा लें, पालक लगा लें आप, और नहीं तो लहसुन और प्याज तो लगा सकते हैं। अच्छा। वो लेस मेंटेनेंस मांगता है, वो उसको केयर बहुत कम जरूरत होती है। लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, ठीक है, सबसे कम मेंटेनेंस है, बहुत सबसे कम। बस आप एक बार लगा देते हैं और उसके बाद आपने सिर्फ पानी देना उसको, ठीक है, तो वो ग्रो होता जाएगा, ग्रो होता है। तो आई थिंक वो आपका वो होगा, बैक्टीरियल फ्री होगा, ऑर्गेनिक होगा, और उसकी और अच्छी बात यह है कि जब आप उसको हार्वेस्ट करके रख लेते हैं तो उसकी 5-6 महीने शेल्फ लाइफ भी होती है। जावेद साहब, ये क्यों कहा जाता है कि ये ऑर्गेनिक प्याज है, ये 100 रुपये ज़्यादा है?
ये देसी प्याज है ये 100 रुपये कम है, ये ऑर्गेनिक लीमू है ये ज़्यादा महंगे हैं, ये देसी हैं ये सस्ते हैं और चाइना वाले उससे भी ज़्यादा सस्ते हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? चाइना की चीज़ सस्ती होती है, देसी चीज़ महंगी होती है और ऑर्गेनिक चीज़ उससे भी महंगी होती है। अच्छा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो फर्क है। एक तो जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो उसकी हर यील्ड कम होती है बेसिकली। अच्छा। साइज़ छोटा होता है। अब आप देखें जो ऑर्गेनिक फल होगा ना, आपको ये कहा जाए कि ये ऑर्गेनिक है लेकिन साइज़ में छोटा है तो आप प्रेफर करेंगे। ठीक है। और अगर वो हाइब्रिड है या इनऑर्गेनिक है और साइज़ में बड़ा है, मे भी उसका टेस्ट अच्छा हो लेकिन आपका ज़हन नहीं मानेगा उसको खाने को, तो उसकी यील्ड चूँकि बहुत ज़्यादा मिलती है, आप फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल, आप उसके ऊपर पेस्टिसाइड का खुला इस्तेमाल करते हैं, आपका सिर्फ एम होता है कि हमने यील्ड ज़्यादा लेनी है, बड़े साइज़ का फल लेना है, प्रोडक्शन ज़्यादा और आपने उसको बेचना है। जबकि जो ऑर्गेनिक होगा उसको जब ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो उसका नेचुरल साइज़ होगा, उसका छोटा नहीं है, बेसिकली उसका नेचुरल साइज़ है। हमने इनऑर्गेनिक तरीके से साइज़ बड़े कर दिए हैं बेसिकली। तो लेकिन जो चाइना का लीमू आता है वो सबसे सस्ता होता है। नाम चाइना का लेमन है, अदरवाइज वो चाइना से नहीं आता। हाँ। वो एक लेमन की वैरायटी है जिसको चाइना लेमन कहते अच्छा। हैं। उस वैरायटी पे पूरा साल और ज्यादा फल लगता है। अच्छा। बस इसलिए उसको। अच्छा, इसलिए होता है, ये फर्क है इन चीज़ों जी, में। ये फर्क है। अच्छा, दूसरी बात बताएं कि दुनिया भर में हमने देखा है कि जहाँ किचन गार्डनिंग होती है, जब किचन गार्डनिंग में आप कहते हैं ना कि घर की सब्जियां या घर के फ्रूट आप उगाते हो, अपने लिए इस्तेमाल करते हो, दुनिया भर में आम का टेस्ट जो है वो टेस्टलेस है। पाकिस्तान से अगर आम जाए तो बहुत टेस्टफुल है। क्या पाकिस्तान के बीज बेहतर है, इधर कोई प्रोडक्शन बेहतर है, या इधर कोई ज़्यादा ज़रखेज़ है ज़मीन? क्या वजह है इस चीज़ की? अच्छा, सबसे पहली बात तो हमारी अटैचमेंट है पाकिस्तान के साथ। हाँ। कि हम दुनिया में कहीं भी कोई आम खाएंगे तो शायद हमें वो टेस्टी ना लगे, क्योंकि हमारा बचपन का टेस्ट हमारे ही आम का डेवलप हुआ है, और फिर हमारी उबल वतनी है, डेवलप हुआ हुआ मीठा है, मीठा है, और हमारी उबल वतनी है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात, हमारा जो मुल्तान और ये रहीमर खान और सिंध की जो बेल्ट है, यहाँ की सॉइल देखिए, सॉइल के अंदर ना इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा। 1 टीस्पून मट्टी के अंदर 7 बिलियन माइक्रोब्स होते हैं जो जिंदा होते हैं। अब वही टेस्ट क्रिएट करते हैं। अब इस मट्टी के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो उस टेस्ट को एनहांस करते हैं। अब चावल आप देखें, हमारी ये जो बेल्ट है हाफजाबाद वाली, यहाँ के टेस्ट अच्छा होता है और उसकी फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा होता है, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। अब यही वाला चावल किसी और एरिया में जाके लगा लें, सरगोदा में लगा लें, तो उसका अरोमा नहीं होगा। तो सॉइल मैटर करती है, हमारी सॉइल अच्छी है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, अच्छी बात बताई है। तो अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, छोटी सी बात बतानी आपने कि बच्चों को हम कैसे राग़िब कर सकते हैं गार्डनिंग की तरफ? बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। आप बच्चे वो कभी भी नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे। आप बच्चों के सामने खुद किचन गार्डनिंग करें, एक पौधा ला के रखें। जब आप खुद केयर करेंगे, आप उसको अच्छा लगेगा, आप उसको शावर करेंगे, बच्चे देख के अट्रैक्ट होंगे, वो भी फॉलो करेंगे। आई थिंक ये बेस्ट आपने एडवाइस दी है कि बच्चों को गार्डनिंग की तरफ लेके जाने के लिए कि आप घर में एक पौधा लगाएं और वहाँ से अपनी गार्डनिंग का जो शौक है पूरा करें। ना सिर्फ अपना शौक पूरा करें बल्कि अपने बच्चों को भी राग़िब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब के आने का। ज़बरदस्त किस्म की बातें हुई हैं। गार्डनिंग जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट एसेंस है, हमारे एक इंपॉर्टेंट जुज़ है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जिससे ना सिर्फ हम अब महरूम हो गए बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चों में ज़बरदस्त किस्म की जो खुशी की लहर है वो दौड़ गई है, मगर पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स जो है बच्चों को उस तरह टाइम नहीं दे सकते और ये सोच रहे हैं कि उनको क्या करवाना चाहिए। ये 3 महीने का जो पीरियड होता है, ये सेल्फ एग्जामिनेशन का पीरियड होता है जहाँ बच्चों में और पेरेंट्स में आपस में कोडियल एक रूटीन बनती है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों में खामियाँ ढूंढ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनको आगे जाने में कितनी मुश्किल हो सकती है। या आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है स्किल बेस्ड लर्निंग का, क्योंकि हमेशा से ही पेरेंट्स रिपोर्ट कार्ड देखते हैं जहां लिखते हैं आपने बेटा ए नहीं लिए या बी नहीं लिए या सी नहीं लिए, तो उसके बाद आपकी शामत आ जाती है। मगर अब ये जो कॉन्सेप्ट है इनको पूरी दुनिया ने चैलेंज किया है कि रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड जरूरी नहीं है। एक बच्चा जो कि स्किल बेस्ड वर्कर बनेगा उसकी आगे जिंदगी कैसे गुजर सकती है, वो कितना कामयाब इंसान बन सकता है, क्या डिग्री जरूरी है, क्या स्किल बेस्ड लर्निंग जरूरी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम
इस कॉन्सेप्ट को अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि अगर जो बच्चे जो हैं वो स्टेम सेल्स में आगे हैं, या वो रोबोटिक्स में आगे हैं, या वो कहते हैं ना कि गेम्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, या गेम्स खेलने में भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज़रूरी है कि ना सिर्फ उनको सिर्फ रिगरस किस्म की पढ़ाई कराई जाए, रटे लगवाए जाए और रटे तोते की तरह कहा जाए कि आपने 100% या 90% रिजल्ट घर पे लेकर आना है। तो आज हम इस पूरे केस को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे शो में एजुकेशनिस्ट जो है मौजूद हैं। ना सिर्फ वो एजुकेशनिस्ट है बल्कि कंसल्टेंट भी हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बुक पैक्स बनाती हैं, और वैसे बाय प्रोफेशन जो है वो MBBS डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट हैं, मगर प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क होता है। तो देखना ये कि उनका प्रोफेशन आगे आया कि वो पैशन को लेके चल रही है। तो मैं इनवाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ डॉक्टर सुमन राव को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप इतना स्माइलिंग फेस लेकर इतने गर्मी के मौसम में आप और साथ 2 मोटे मोटे बुक पैक्स लेकर आई हुई हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि बच्चों के लिए समर कैंप्स का कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूरी है कि स्किल बेस्ड वर्किंग जो हो रही है आजकल वो ज़रूरी है? अच्छा, थोड़ा सा समर कैंप्स या समर वेकेशन पे एक दफ़ा थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि समर वेकेशन बेसिकली होती क्यों है। बिल्कुल। 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक तबका वो है जिनको ये लगता है कि समर वेकेशन इसलिए है कि आपने नानी दादी के घर चले जाना है और छुट्टियां मनानी और रिलैक्स होना है। नो डाउट इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखें, अगर आप ये 3 मंथ्स कंज्यूम कर लेते हैं ना अपने बच्चे के लिए, तो जो आगे के 9 महीने हैं वो आपके लिए ईजी हैं। अगर आप ये नहीं करते, 3 महीने के लिए बच्चे को छोड़ देते हैं, तो फिर जो 9 महीने हैं वो आपने खपना है। उसकी रीज़न क्या है? ये जो समर वेकेशन के 3 मंथ्स होते हैं, ये वो पीरियड है जब आप बर्डनाइज नहीं हो, आपका कोई स्केजुअल नहीं है स्कूल के साथ, और यू आर फ्री टू गो। इसमें आपने ये फाइंड करना है कि जो मेरा बच्चा है बेसिकली उसके अंदर पैशन क्या है, उसके अंदर कौन सी अच्छी स्किल्स हैं, और वो क्या चीज़ नहीं सीख पा रहा अपने पिछले एकेडमिक कैरियर के अंदर। अब वो कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? आपने अपने बच्चों की बुक्स लेनी है, प्रीवियस बुक्स, ओल्ड बुक्स लेनी है, जितने भी उनके टेस्ट हुए हैं आपने वो लेने हैं, और उनके पेपर्स लेने हैं। आपने एक दिन बैठना है और आपने उसको एनालाइज करना है कि जो मेरा बेबी है, आइदर उसको स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं, उसको टेंसेस नहीं समझ आती हैं, या फिर वो क्रिएटिविटी के अंदर लैक करता है। जब आप देखें, जब आप किसी चीज़ की प्रॉब्लम निकाल लेते हैं ना कि इसका उसका मसला ये है, तो फिर हल आसान हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये अपने बेबी के लिए अज्यूम कर लेना है कि उसकी ये मसले हैं, आपने फिर उसको सॉर्ट आउट करना है समर वेकेशंस के अंदर, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के साथ। अब हम स्किल डेवलपमेंट की क्यों बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चा जो छोटा बेबी है, आप जब उसको प्रैक्टिकली कुछ भी सिखाएंगे, अगर आप फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने उसको फोन भी प्रैक्टिकली सिखाया, तो वो सीख जाएगा, चाहे वो 4 साल का ही बच्चा क्यों नहीं है। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि हमने अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे सिखानी है। लेट्स सपोज आप घर में बैठे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को बच्चे को काट के सिखाया कि हमने बर्ड केज कैसे बनाना है। अब उसने एक बर्ड केज बना लिया और उसने हाउस के बाहर लगा दिया। अब देखिए उसकी ना एक एक्टिविटी बन गई है कि मैंने किस तरह से देखना है इसको कि बर्ड आ रहा है, वो अपना दाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, और एक लाइफ स्किल है जो बच्चा सीखता है कि आपने किस तरह से ह्यूमन इंटरेक्शन किया जाता है दुनिया का, एनिमल्स के साथ भी और बाकी यूनिवर्स के साथ भी। हम अपने बच्चे को ये चीज़ें नहीं सिखाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आएगी। अच्छा, बच्चों के बड़े मजे मजे के वो एक लेगो बॉक्सेस आते हैं, आप वो भी उसको लगा सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो जो बाहर के एनिमल्स हैं वो उससे प्लांटिंग और पानी जो है वो इनटेक कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग, सबसे इम्पोर्टेंट। नरेशंस बिल्कुल बहुत ज़रूरी होती हैं। ये वो चीज़ है जिससे आप अपने बच्चे को आप सिखाने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स और इमेजिनेशंस। लेट्स सपोज टॉपिक आप अपने बेबी को कोई भी रैंडम दे दें कि अगर मैं एक दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मैं क्या करूंगा। अब वो आपको उसके ऊपर पॉइंट्स लिख कर देगा जो कि सारे के सारे इमेजिनरी पॉइंट्स होंगे। नाउ यू आर गेटिंग अ पॉइंट कि मेरा बच्चा कितना क्रिएटिव है और क्या सोच रहा है, और वो क्या सोचता क्या है। आखिर मेरा बच्चा है, वो सोचता क्या है, उसके अंदर इमेजिनेशंस कैसी है, उसकी दुनिया कैसी है। आप उससे बताएं कि अगर आपके पास एक मिस्ट्री बॉक्स आएगा तो वो उसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास निकलेंगी। अगर आप एक दिन के लिए हीरो बन जाएं, या आप स्पेस पे चले जाएं, या आप मार्स पे चले जाएं, तो आप क्या करेंगे। अब जब आपने क्रिएटिविटी करवा ली उससे, अब आपने कहना है बेटा इसको बताओ भी मुझे,
अब इसको एक्ट करके दिखाओ। तो वो आपका बेबी जब आपको एक्ट करके दिखाएगा तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो बच्चा किस कदर आपको इन्वॉल्व होकर एक चीज बताएगा कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी। और ये ऐसी चीज है जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। सिर्फ वो चीज होते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये क्लब इतना महंगा है, यहाँ चीज इतनी महंगी, 50,000 का क्लब है, 30,000 का क्लब है, मगर ये तो आप घर में कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, जब स्टोरी टेलिंग कर ली तो अब एक और बड़ी मजे की चीज है जब बच्चे करते हैं, अपनी सॉक्स के अंदर ना वो स्टिकर्स लगा के उसको कटिंग करके ना एक पपेट बना देते हैं। जब वो स्टोरी बन गई ना तो आपने बच्चे को कहना है कि अब ये पपेट शो भी करके दिखाओ मुझे ना, और वो बड़े खुशी से करेंगे कि ये इस तरह से एक हीरो था, वो आया और ये और स्टोरी टेलिंग होगी, कार्ड के थ्रू भी और पपेट के शो भी। आप समझे वो एक थिएटर चल रहा है। अब इसके बाद आपने अपने बच्चे को बिजनेस स्किल्स कैसे सिखानी है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिखानी है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने बच्चे को अब ये बिजनेस स्किल्स क्यों सिखानी है या ये क्या करेगा, ये सब कुछ यही करेगा। आपने उन्हें सिखाना है सबसे पहले कि जी सैलेड की कैसे मेकिंग करते हैं, या सैंडविच को कैसे बनाते हैं, या चिप्स कैसे बनाते हैं। फिर कार्डबोर्ड के थ्रू वो अपने बेबी ब्रांड का नेम लिखेंगे, उसको बड़ा प्यारा सा बच्चे डेकोरेट करते हैं, वो आपको सेल करेंगे, आपने ले लेना है। पैसों से खरीदना है बच्चों से। क्यों? जब आप पैसे से कोई चीज खरीदेंगे वो इंकरेज होगा कि अच्छा मेरी कोई चीज अच्छी है। एक दो दफा तो आपने पैसों से लेनी है, फिर उसके बाद आपने पैसों से नहीं लेनी। फिर उसके बाद आपने कहना है, थोड़ी सी उनके साथ डिबेट करनी है कि बेटा 3-4 प्रोडक्ट्स तो मेरे पास पहले भी हैं ये चिप्स की, तो आपका ही मैंने क्यों लेना है। ठीक है, अब वो आपको रीजनिंग देंगे। नाउ योर बेबी इज बिकमिंग अ लॉजिस्टिक बच्चा, जो आपको लॉजिकल थिंकिंग के बाद बताएगा कि भाई मेरी चीज लेनी है और इसलिए लेनी है। हम अपने बच्चे को ना क्यों नहीं सिखाते, उसके क्यों का जवाब नहीं देते। अगर वो पूछते हैं ना क्यों, तो हम कहते हैं बस हो जाता है, पढ़ लो, ऐसे ही हो जाता है। तो आपने बच्चे को सिर्फ जवाब देना नहीं सिखाना, उसको जस्टिफाई करना, एनालिटिकल थिंकर बनाना है। हाँ, अगर मेरे से कोई सवाल पूछेगा तो मैंने उसको अपने ओपिनियन पे स्टैंड कैसे करना है मैंने। अच्छा, इसके बाद साइंस एक्सपेरिमेंट्स, ये बहुत मजे की हैं। आप अपने घर की चीजों से साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। जैसे विनेगर है, विनेगर में अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो एक थोड़ा सा वोल्केनो बन जाता है, तो बच्चे उसमें से बड़ा खुश होते हैं। प्लांटिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट साइंस एक्सपेरिमेंट है कि आप और इसमें कोई खर्चा नहीं है। अगर आपने एक छोटा सा सीड लिया है, आपने बेबी को डे 1 से सिखाना है कि जब आपने सीड को प्लांट किया था तो उसकी कितनी लेंथ थी, कितना ग्रो किया, सीड को क्या चीज चाहिए होती है, 3 तरह के, कितना हो गया, अगर आपने शैडो में रखा तब क्या हुआ, लाइट में रखा तब क्या हुआ, और इस तरह से डिफरेंट आप उनको जब चीजें सिखाएंगे तो वो बड़ा कुछ सीखेंगे। और वाटर फिल्ट्रेशन एक बहुत मजे का साइंस एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि सैंड को, पेबल्स को जब आप मिक्स करते हो आप उसको अलग किस तरह से कर सकते हो। अब देखिए, आप अपने बच्चे को इसके अंदर बड़ी चीजें सिखा रहे हैं और आप खुद भी सीख रहे हैं। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप ये देखें ना, तो आप अपने बच्चे के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि आप 9 महीने में नहीं कर पाते। और जो वर्किंग पेरेंट्स हैं खासतौर पे, वो तो हमेशा से गिल्ट पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको तो कहते हैं मौका ही नहीं मिलता अपने बच्चों को असेस करने का कि उनका बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, किधर वो कर रहा है। क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे रिपोर्ट कार्ड जो होती है वो मैटर करती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा सुमन, आजकल जो है स्टेम सेल्स के ऊपर काम हो रहा है, रोबोटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, मेकाट्रॉनिक्स के ऊपर काम हो रहा है, AI के ऊपर काम हो रहा है, और गेम्स कैसे बनानी है। क्या ये चीज़ें बच्चों को करवानी चाहिए? ये उनके लिए बेहतर है कि वही बात है कि स्क्रीन का टाइम कम दो? नहीं, देखिए, स्क्रीन के टाइम में आप रोबोटिक और स्टेम की बात करेंगे, बेसिकली है ही सारा प्रैक्टिकल। इसमें आपने बच्चे को सिखाना है कि आपने प्रैक्टिकल चीजें किस तरह से बतानी है। अभी जितनी मैंने आपको रिपोर्ट बताई है वो सारी स्टेम लर्निंग है। उसमें आप बेसिकली बच्चे को हर चीज़ हाथों से करना बता रहे हैं कि आपने किस तरह से करना है। देखें, दुनिया एडवांस हो रही है, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब ये दौर वो नहीं है कि आपने जो है वो ट्रू का जवाब ट्रू दे दिया और फॉल्स लिख दिया तो आप पास हो गए। अब दुनिया ऐसे है कि जब आप जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपके पास स्किल क्या है और आपको आता क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। बल्कि आप बहुत जबरदस्त बात कर रही हैं। अभी कुछ कंपनी जो है वो पाकिस्तान का रुख किया था और यहाँ से स्किल बेस्ड वर्कर्स लेके गए हैं। वो चाहते थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आके पूरी वर्कशॉप्स की हैं और कहते थे कि वी नीड स्किल बेस्ड वर्कर्स, वी डोंट नीड अ डिग्री इन फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल रोल्स, वी डोंट नीड, वर्ल्ड हैज बीन फिनिश्ड विद दीज ऑल डिग्रीज, वी नीड समवन हु इज अ प्लम्बर, हु इज इलेक्ट्रिशियन। बच्चा जो है वो गाड़ियां ठीक कर लेता है, हाँ। वो बाथरूम्स में अपनी कहते हैं टैप्स ठीक कर लेता है, या वो कोई बनाते हैं, या कोई वो कहते हैं ना कि मजदूर है, लेबरर है, वो बहुत वेल पेड जॉब्स हैं। जैसे वो आपको एक याद होगा, छोटे होते बड़ी मिसाल बनती होती थी कि जो जिसके हाथ में हुनर है ना वो भूखा नहीं मरता।
बिल्कुल। अब वो पता चलती है कि वो मिसाल क्यों बनी थी कि जिसके पास डिग्री है वो भूखा मर सकता है, लेकिन जिस बंदे के पास हुनर है, हाथ में कोई भी हुनर है, वो भूखा नहीं मरता, क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं। उसको पता है कि अगर भाई मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं कोई ना कोई काम करके कमा लूंगा। लेकिन डिग्री वाला जो बंदा है वो रह जाता है। तो सुमन, मैं आपसे एक बहुत इधर एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि रखता भी है कि लोग ये समझते हैं कि जो डिग्री ये मैटर करती है। हम अगर अपने बच्चों को प्लम्बिंग का काम सिखाएं, या हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि स्टिचर बना दें, दर्जी का काम सिखाएं, या वर्कशॉप में काम सिखाएं, तो वो कोई इतना कहते हैं ना कि एलीट काम नहीं है, या इससे कोई इतनी उनकी इज्जत नहीं होगी। What do you think about it? देखें, बात वही है कि कोई भी तबका छोटा नहीं होता। दुनिया में सुई भी बिक रही है और दुनिया में जहाज़ भी बिक रहे हैं। आपको करना आना चाहिए। हमारी मेंटेलिटी और सोच इतनी है कि जब आप कोई भी पेशेंट समझते हो ना कि ये छोटा काम है, तो आप उतने पे ही रह जाते हो। आप उसको खुद से एडवांस ही नहीं करते हो। मतलब आप अपनी माइंड की बिल्डअप ऐसा नहीं करते हो कि आपने इस काम को बड़ा भी करना है। अब आप देख रहे होंगे लोग कह रहे होते हैं कि हमारी 55 साल पुराना दुकान है, तुम्हारी 60 साल पुरानी दुकान इतनी सही है। आपके पास इतना टाइम था कि आप इसको बड़ा भी कर सकते थे, लेकिन ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोई भी बात करके रद्द कर दे कि नहीं ये तो छोटा काम है। काम कोई भी छोटा नहीं होता। और दूसरी चीज, हमारे स्कूलिंग सिस्टम को ये चीज समझनी चाहिए कि पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाएं बच्चे को, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स के नाम पे पढ़ाएं, प्रैक्टिकल स्किल्स करवाएं। आप ना ये चीज़ देखें, मतलब इतना बैकवर्ड सिस्टम हो चुका है कि 9th-10th के बच्चे जो प्रैक्टिकल जिनकी बुक्स होती हैं उनको प्रैक्टिकल के नाम पे किताबें करवाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, वो यानी कि प्रैक्टिकल हो रहा है। वो कह रहे हैं जी प्रैक्टिकल किताबों के नाम जो कि बाद में बिल्कुल पता भी नहीं होता कि उन्होंने किया भी क्या है। बिल्कुल, I do agree with you, डॉक्टर सुमन रॉ। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। पता लगा कि समर कैंप्स जो है वो कितने ज़रूरी हैं। समर कैंप्स में आप अपने बच्चों को स्किल बेस्ड वर्कर्स कैसे बना सकते हैं, ना कि सिर्फ उनको रिगरस पढ़ाएं और उनकी शख्सियत पे काम करें। 3 महीने का जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप अपने बच्चे को स्किल बेस्ड वर्कर बनाकर दुनिया में कहीं भी कामयाब तरीन इंसान देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा।